आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक का थोड़ा सा कई बार नॉर्मली वैसे एसएनडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पूछ लिए कई बार आता है कि डूपर्स जो है कितनी दूरी पे नॉर्मली प्रोवाइड किए जाते हैं। 9 मीटर पर आपको जो है कैटनरी वायर पे लगाया जाता है। ड्रॉपर्स होता क्या है, बता सकता है क्या होता है ड्रॉपर्स? देखो ड्रॉपर्स में होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैं ऊपर इलेक्ट्रीफाइड वायर लगाऊंगा तो होता क्या है कि नीचे मेरा पावर जाएगा, पावर के ऊपर जो है आपका पेंटो रहता है, पेंटो की एक हाइट है, सर्टेन हाइट है। तो जैसे मैं जैसे मेरे दो आरी मास्ट हैं, दो आरी मास्ट के बीच में मैं एक वायर लगाऊंगा, आप कोई तार भी मान देते हो तो क्या तार बिल्कुल स्ट्रेट बनता है क्या? कोई आप तार बांधोगे, कपड़ा सुखाने के लिए भी तार बांधते हो, तो क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है क्या? वो हल्का सा कर्व में रहेगा ना, आर्क टाइप में बनेगा, और जहाँ वो बीच वाला पोर्शन है वो थोड़ा नीचे की तरफ दबा रहेगा। तो लेकिन आपके पास में क्या होना चाहिए, आरी में क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए उसको। उसकी हाइट जो है जैसे 5.6 है आपकी नॉर्मल कैटनरी हाइट है, वो 7.2 हाई राइज वाली। तो ये आप लोग कैसे अचीव करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक ऊपर डमी वायर जाता है, नीचे जो है वो, और उसके बीच में आपने देखे होंगे वो तार बने रहते हैं, दैट इज ड्रॉपर्स। वो तार क्या करते हैं, उसको नीचे वाला जो मेन आपका जो वायर होता है उसकी हाइट को प्रॉपर रखने के लिए जो है वो उसको बनाया जाता है। तो वो एवरी 9 मीटर पे जो है उसको हम उसको लगा देते हैं, ताकि नीचे वाला जो वायर है वो एक पर्टिकुलर हाइट के अंदर ही रहे, वो उसमें लूप ना आ जाए। देखिए ये इसमें आपको दिख रहा होगा, ये बीच में ड्रॉपर्स हैं, ऊपर कैटेनरी वायर है, नीचे कॉन्टैक्ट वायर है, नीचे वाले को कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, उसको स्ट्रेट करने के लिए जो है इसको लगाया जाता है। ये सब इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है, आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ देखो अब इसमें दो चीजें हैं, एक हालांकि टर्म भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक होती है रेगुलेटेड ओएचसी, एक होती है अनरेगुलेटेड ओएचसी। तो रेगुलेटेड ओएचसी किसको बोलते हैं और अनरेगुलेटेड ओएचसी किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा कई बार कि ओएचसी वायर के जो अपना वो जो खंभे रहते हैं, खंभे के पीछे में वेट लगे रहते हैं वायर के साथ, देखा आप लोगों ने? कहीं रहते हैं कहीं नहीं रहते हैं, देखा है किसी ने? वायर के पीछे जो खंभे पे जो वायर लगते हैं उसमें पीछे वेट लगे रहते हैं। तो वो वेट किस लिए होते हैं? वो वेट इसीलिए होते हैं जो वायर की जो उसमें वायर में जो टेंशन है उसको मेंटेन करने के लिए रहते हैं, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो भी जो है वायर को जो है इफेक्ट करता है। गर्मी सर्दी आपको देखा होगा, आपके रेल भी जो है गर्मी में सिकुड़ती भी है, फैलती भी है ना? तो ये इसके ऊपर भी वो इफेक्ट आता है। तो उसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए जो है हम उसके पीछे वेट का प्रोविजन रखते हैं। यार आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मुझे किसी की आवाज नहीं आती बीच में। सुन रहे सर? हाँ यार, मुझे क्या है कि मैं यहाँ केबिन में भी अकेला ही बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ खुद से बात कर रहा हूँ। इसलिए तो ऑफलाइन होना चाहिए सर, ये गलत हो रहा है ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली मजा नहीं आता उसमें, इंटरेक्शन मजा नहीं आता है ऑनलाइन में, इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। तो इसमें जो उसको हाइट को जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले, दैट इज रेगुलेटेड ओएचसी, उसको रेगुलेटेड ओएचसी कहते हैं। और दूसरी जो है जिसमें ये वेट वगैरह नहीं लगाते हैं उसको हम अनरेगुलेटेड ओएचसी कहते हैं। अनरेगुलेटेड ओएचसी नॉर्मली हम नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ रहती है? नॉर्मली जहाँ छोटा सेक्शन रहता है, जैसे अब साइडिंग है, साइडिंग में लगा दिया, इस तरह से लगा दिया, जहाँ पर उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, जिसको फैलने और सिकुड़ने का जो है इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो महंगा पड़ जाता है कॉस्टली, तो हम तो इकोनॉमिक यूज़ करते नहीं है रेलवे में, तो उस जगह पर हम अनरेगुलेटेड ओएचसी यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये वेट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ये रेगुलेटेड ओएचसी है। हाँ, अब ये शीट आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके डाटा आपको याद रखने हैं। रेगुलेटेड ओएचसी जो है वो उसकी हाइट जो है वो 5.5 मीटर होती है।
अनरेगुलेटेड ओएचसी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डाटा याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है रेगुलेटेड ओएचसी। रेगुलेटेड ओएचसी जो है उसकी कॉन्टेक्ट वायर की हाइट जो है 5.5 मीटर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अंडर ब्रिज, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटेड ओएचसी जो है आपकी अंडर ब्रिज जो है उसकी हाइट 4.65 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। फिर ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पैन ऑफ ओएचसी मास्ट। ओएचसी मास्ट का जो स्पैन होता है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैक्सिमम 72 मीटर का होता है। दो खंभों के बीच में, इलेक्ट्रिक के बीच में मैक्सिमम जो लंबाई है वो 72 मीटर होनी चाहिए ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। स्टैगरिंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक 200 mm ऑन आइदर साइड, स्टैगरिंग ऑन कर्व ट्रैक 300 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द इनसाइड द कर्व, ऑन द इनसाइड द कर्व। अच्छा, अब ये स्टैगरिंग क्या हो गया, बता सकता है कोई? ये 200 mm और 300 mm क्या है? आप लोगों ने, जो आप लोग तो सीनियर आदमी हो, काफी आप पुराने आदमी हो, किसी ने कभी वो देखा है कि कुएं में से जो है बाल्टी से रस्सी से पानी खींचते हैं? किसी ने देखा है? हाँ सर। क्या होता है उससे? थोड़ा हिलता रहता है ना? नहीं, वो नहीं, आप वो चक्री वाला छोड़ दो, उससे भी पुराने टाइम में जाओ, आप सीधे जो है उसके रस्सी से आप कुएं से खींचते हो तो या तो बीच में लकड़ी रखी रहती है उससे करके खींचोगे, नहीं तो उसके किनारे पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। आप जो उसको खींचते रहोगे एक ही जगह से जो है वो बाल्टी खींचते रहोगे तो पत्थर में उसके रस्सी के पूरे निशान कट लग जाता है, पत्थर में भी कट लग जाता है ना। अब आप ये देखो कि आपका यदि पेंटो चल रहा है ऊपर, ठीक है, और मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट तार लगा दिया और गाड़ी चल रही मेरी बॉम्बे से अहमदाबाद, और मैं स्ट्रेट रखूं बिल्कुल उसको, तो वो कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा ना। तो जो हम ओएचसी मास्ट के बीच में जो वायर हम जो लगाते हैं उसको हम स्ट्रेट नहीं रखते, उसको ये स्टैगरिंग में हम देते हैं, उसको हम क्रॉस में करते हैं। मतलब उसमें स्ट्रेट ट्रैक में 200 mm ऑन आइदर साइड एंड कर्व में 300 mm इनसाइड द कर्व। ये स्टैगरिंग ऐसे रहती है कि मतलब वो आपका जो वायर चलेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे मतलब लूप में इस तरह से जाएगा, वो पेंटो पे पूरा टफ होता चला जाएगा, मतलब पर्टिकुलर एक जगह पे रब नहीं करेगा। तो यदि पर्टिकुलर एक जगह पे रब नहीं करेगा तो पेंटो की लाइफ इंक्रीज हो जाती है और वो उसका मेन जो है वो पर्पज होता है। यदि मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखूंगा तो वो पेंटो पे एक ही जगह रब करेगा और मेरा पेंटो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम स्टैगर रखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा इधर से इधर ऐसे रगड़ मारता है कि वो पर्टिकुलर 200 mm के एरिया में जो है वो उसको रगड़ मारता है, पूरा एक पर्टिकुलर एक जगह से रगड़ नहीं मारता। दैट इज स्टैगरिंग ऑन जो है स्ट्रेट ट्रैक पे 200 mm एंड कर्व पे, क्योंकि कर्व रहता है तो एक फुट झुका रहेगा तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोग्रेस ले लेते हैं, उसमें 300 mm का जो है स्टैगरिंग लेते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, इसमें जिगजैग में जो वायर आपका जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है। वैसे नॉर्मली आप ट्रैक के ऊपर चलेंगे आपको स्ट्रेट दिखाई देगा वो, लेकिन वो एक्चुअली 200 mm इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे करके होता है ताकि आपको पेंटो पे जो है वो बार एक ही जगह पे रब ना करे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको अभी आगे आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। अब हाँ, ये भी आपके लिए ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। अब एटी आप लगाते हैं तो मतलब एटी आप क्या आरई हमारे को लगा के देता है, उसके लिए एक जीपीयू है ना। उसमें जीपीयू में क्या लिखा हुआ है कि जीपीयू में ये है कि जैसे मान लो स्टेशन है तो स्टेशन पे तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर आपको ये लगा के देगा,
आरी लगा के देगा। ठीक है, आपको स्टेशन में यदि CLS है दोनों साइड पे आपको चाहिए तो दोनों दोनों तरफ लगा के देगा। आपके स्टेशन की जितनी कैपेसिटी है लाइन वाइज जो कैपेसिटी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लगा के देगा। नॉर्मली 25 kV का देता है, आपको ज़्यादा भी करना है तो आप ज़्यादा भी आप उसको बोल सकते हो लगाने के लिए। इतनी आसानी से नहीं लगाता है, आपको फिर लोड कैलकुलेशन वगैरह करके जस्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं मेरे को इतना चाहिए। प्लस आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपको एटी कहाँ तक लगा के देता है। तो आपको एटी की सप्लाई जो है यदि उसके 2 किलोमीटर के बीच में स्टेशन के दोनों तरफ 2 किलोमीटर पर कोई इंटरलॉक गेट आ रहा है तो आपको वो अलग से एटी लगा के नहीं देगा, आपको स्टेशन से ही सप्लाई एटी की एक्सटेंड करनी है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एटी की सप्लाई कहाँ तक कितनी दूर तक एक्सटेंड आपको जो है करनी है, तो उसकी लिमिट है 2 किलोमीटर की। यदि 2 किलोमीटर के दूर कोई गेट है या कुछ है तो सेपरेट एटी लगाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 किलोमीटर विद इन 2 किलोमीटर स्टेशन से जो है वो उसी स्टेशन की एटी से चलेगा और 2 किलोमीटर से बाहर है तो सेपरेट एटी लगेगा। ये वही आपको बता दिया है न्यूट्रल सेक्शन का। जो 2 डिस्टेंस बोर्ड आर प्रोवाइडेड 500 मीटर एंड 250 मीटर पे 2 आपके पास में बोर्ड होंगे। एक पहले 500 मीटर पे लगेगा, दूसरा जो है आपको 250 मीटर पे लगेगा। ये आपको 500 मीटर का ये जो है इसी पे दिख रहा है कि कैसा न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग बोर्ड होता है। ये 500 मीटर पे, इसी के नीचे फिर दूसरा पे 500 की जगह 250 मीटर लिखा आएगा, बोर्ड यही रहेगा। वर्ड खाली चेंज हो जाएंगे, 500 की जगह 250 m हो जाएगा। फिर जहाँ से आपका न्यूट्रल सेक्शन स्टार्ट होता है वहां पर ये इस तरह का आपको आएगा, इसमें दिख रहा है 2 लाइन बीच में ब्रेक हो गई है तो मतलब न्यूट्रल सेक्शन इमीडिएटली अहेड, एंड फिर वो लाइन वापस जुड़ गई है वो अगले में, तो उसमें हो जाएगा न्यूट्रल सेक्शन पास्ट, निकल गया आपका। तो ये जो है वो है। ये पेंटो के लिए जो है आपका वो आता है कि आपको पेंटो लो कर दो एंड पेंटो हाई कर दीजिए। पेंटो लो है तो उसके लिए ये लोअर पेंटो एंड रेज पेंटो के वो है इंडिकेशन बोर्ड है। देखिए ये जो इधर सेकंड फोटो में जो दिख रहा है ये आपको ये बता रहा है कि आपका न्यूट्रल सेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया है। न्यूट्रल सेक्शन नॉर्मली ब्रिज वगैरह रहता है तो ब्रिज के नीचे जो है, ब्रिज के ऊपर ब्रिज के नीचे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्सटेंड नहीं करते हैं, इसलिए जो है ब्रिज में नॉर्मली न्यूट्रल सेक्शन रखते हैं। तो ये जस्ट ब्रिज से पहले एक आपको इंडिकेशन ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है न्यूट्रल सेक्शन। ये सिग्मा बोर्ड है, ये 2 HE मास्ट पहले सिग्मा बोर्ड जो है वो लगा रहता है जिसमें आपको बताएगा कि भाई 2 HE मास्ट के बाद में आपके पास में सिग्नल आ रहा है। अब जो है कि ये आगे यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है सिग्नलिंग से। अभी तक तो जो है वो जस्ट वो था कि ऑल कंसर्न टाइप का था, अब ये प्योरली आपके लिए है कि इसमें आपका जो 25 kV आता है आरवी, उससे सिग्नलिंग के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है। तो 25 kV आपका होगा तो आपके पास में क्या क्या आएगा, आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नलिंग क्लियरेंस आपको कुछ चाहिएगी कि भाई आप 25 kV के आसपास में आप काम नहीं करेंगे, उससे आपको दूर करना है तो वो आपकी क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, मैं उससे कितनी दूर रह के काम करूँ, या मेरा कोई गियर है उससे कितनी दूर होना चाहिए। ठीक है, फिर मेरे विजिबिलिटी का इशू आएगा। विजिबिलिटी का इशू कैसे आएगा कि भाई जब मेरे को ट्रैक के ऊपर मैंने जो है वो मास्ट लगा दिए, ऊपर वायर लगा दिए, रोपर्स लगा दिए, तो मेरा सिग्नल ड्राइवर को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और दिखना है क्योंकि मुझे भी ट्रैक के पैरेलल में सिग्नल खड़ा करना है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि मुझे सिग्नल शिफ्ट करना है कि मुझे OHE के खंबे शिफ्ट करवाने हैं कि क्या करना है। दैट इज विजिबिलिटी इशू।
फिर आएगा इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन मतलब 25 केवी का आपके पास में ऊपर जो है आपका सप्लाई जा रही है, तो उसका इंडक्शन आपके सर्किट के अंदर आएगा। तो इंडक्शन आपका दो तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है। तो जो दोनों ही आपके पास आपके मेंटेनेंस स्टाफ के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे, आपके इक्विपमेंट के ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो आपके स्टाफ को कैसे बचना है और इक्विपमेंट को कैसे बचाना है, तो ये भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो OHC है फेज ऊपर रहता है और रिटर्न करंट कहाँ से जाता है, रेल के जरिए जाता है। और रेल में आप क्या यूज कर रहे हो, रेल में आप ट्रैक सर्किट यूज करते हो। ट्रैक सर्किट आपका क्या होता था, आप एक में पॉजिटिव सप्लाई देते थे, एक में नेगेटिव देते थे, तो आपका दो रेल का जो है आपका पूरा वो सर्किट बनता था। तो अब इसमें आपको सिंगल रेल ट्रैक सर्किट बनाना पड़ेगा और नेगेटिव रेल जो है उसको आपको कॉमन यूज करना पड़ेगा। तो आपको ट्रैक मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आने की वजह से आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपनी सिग्नलिंग में, ये इस शीट में बताया हुआ है मोटा मोटा। अब हम इन सभी चीजों को एक एक करके आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि आगे इसमें हम क्या क्या करते हैं। अच्छा, एक और चीज भी रहेगी इसके साथ में, जो हमारा अगला भी चैप्टर है SOD, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, इसमें उसके भी अंश आएंगे। इसके साथ साथ में आगे जो डाटाज आएंगे वो SOD का भी पार्ट है। तो इनडायरेक्टली जब हम 25 kV RE पढ़ते हैं तो उसमें उसके साथ में जो उसका SOD जो है वो भी इनडायरेक्टली इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है। और जो इसके अलावा है वो बाकी हम एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे, हमारे पास टाइम रहेगा तो उसको पढ़ने के लिए। देखिए, ये क्लियरेंस है आपके पास में। इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, कितना क्लियरेंस होना चाहिए OHC के साथ, लाइव पार्ट ऑफ OHC है। यदि मेरे पास में OHC का लाइव पार्ट है तो उससे मुझे कितना क्लियरेंस चाहिए। तो स्टेशनरी में वर्टिकल क्लियरेंस 320, लेटरल क्लियरेंस में 320, मतलब 320 तो मुझे उसके चारों तरफ क्लियर चाहिए स्टेशनरी है तो। और यदि मूविंग है, मतलब पेंटो जा रहा है, ट्रेन मूव जा रहा है, तो 270 mm का जो है वर्टिकल चाहिए एंड लेटरल जो है वो 220 mm का क्लियरेंस चाहिए। ये इस फोटो में आपको बता रखा है कि वर्टिकल क्लियरेंस क्या होता है और लेटरल क्लियरेंस क्या होता है। LC इज लेटरल क्लियरेंस एंड BC इज वर्टिकल क्लियरेंस। नॉर्मली 3.65 मीटर क्या दे रखा है आपका सिग्नल पोस्ट, यानी RG का जो एस्पेक्ट होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम का कि नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ए सिग्नल वो कितनी हाइट पे होना चाहिए। तो नॉर्मली इसको 3.65 मीटर की हाइट पे हम करते हैं कि वो ड्राइवर की आई लेवल पे होना चाहिए। तो 3.65 मीटर पर RG रखते हैं। तो मुझे जो है उस जो सिग्नल यूनिट है उसके ऊपर, उसके बाद मेरी सिग्नल यूनिट आ गई। तो सिग्नल यूनिट का मेरे को जो है वो क्लियरेंस, वर्टिकल क्लियरेंस, लेटरल क्लियरेंस दोनों मेरे को कितना चाहिए, 300 mm का जो है मुझे, ये 320 mm का मुझे क्लियरेंस स्टेशनरी, क्योंकि सिग्नल तो मेरा एक जगह खड़ा है। ठीक है ना, दैट इज स्टेशनरी। एंड यदि मेरा कोई चल रहा है, मतलब पावर चल रहा है मेरा, या कोई ट्रॉली चल रही है, कोई ये ऐसा चीज है, तो उसके लिए मूविंग के लिए जो है मुझे 270 वर्टिकल क्लियरेंस चाहिए एंड 220 लेटरल क्लियरेंस चाहिए। ये दैट इज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए क्लियरेंस इतनी होनी चाहिए, और स्टेशनरी कोई पार्टिकल है तो उसके लिए 320 एंड 320 mm होनी चाहिए। यानी सिग्नल मेरा है वो तो स्टेशनरी होता है, एक ही जगह खड़ा है, तो उसके लिए मेरा 320 वाला रूल लागू होता है। इस शीट में आपके लिए एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन नो वन इज अलाउड टू अप्रोच क्लोजर देन 2 मीटर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ लाइव पार्ट्स ऑफ OHC। 2 मीटर आपको लाइव कंडक्टर के 2 मीटर के अंदर कुछ भी आपको नहीं लाना है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल कंडीशन हम कितनी दूर के अंदर जो है हम कोई जो है उसका किसी कोई पार्ट जो है या कोई कुछ भी चीज जो है हम कितनी दूरी तक लाइव उसके में नहीं ला सकते। तो दैट इज 2 मीटर्स। 2 मीटर के अंदर हमें कुछ भी लाइव कंडक्टर, यानी OHC
हमारी जो जा रही है वायर जा रही है उसके 2 मीटर के सर्किल में, यदि मैं सर्किल बनाऊं तो 2 मीटर के अंदर हमारा कोई भी सिग्नलिंग गियर का कोई भी पार्ट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए ये है इसका डाटा। तो ये जो बड़ा सर्किल दिख रहा है ये आपका 2 मीटर के डाया का है और ये जो छोटा दिख रहा है वो 0.5 मीटर के डाया का है। 0.5 कॉन्टेक्ट वायर का 0.5 मीटर का डाया। 0.5 मीटर डायर उसको आर्किंग जोन बोलते हैं। उसमें तो आप चले गए तो आप वैसे ही आपको मतलब जो है मामला खत्म हो जाएगा, सब कुछ जो है उसमें तो आपको जाना ही नहीं है। और जो शेड्यूल पोर्शन है 0.5 टू 2 मीटर दैट इज उसके इंश्योर करना है कि उसके बीच में भी हमारा कुछ ना आए, और कुछ यदि उसके बीच में फिर भी कुछ आ रहा है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि यदि इसमें फिर भी कुछ आ गया या कुछ आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि रेड सिग्नल जो है नॉर्मली हम फिक्स करते हैं 3.65 मीटर पर। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, एक ये भी आपका क्वेश्चन है। OHE जहां पर है वहां पर आपका रूट इंडिकेटर जो है वो 5.2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हायर देन नो पार्ट, उसका 5.2 मीटर से ऊपर कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। No part of a signal without root indicator shall normally be higher than 5.2 meter above rail level. अब ये वो आ रहे हैं कि जो आपके 2 मीटर के अंदर घुस जाएगा। यदि 2 मीटर के अंदर आपका इंफ्रिंज कर रहा है, कुछ उसके आसपास कर रहा है, तो हम मैश से प्रोटेक्ट करते हैं, जाली उसमें लगानी पड़ती है, मैश लगानी पड़ती है और मैश को हमें प्रॉपर अर्थ करना है ताकि वहां से जो भी इंड्यूस हो गए उसमें उसकी बॉडी पे आ रहा है वोल्टेज वो डायरेक्ट अर्थ हो जाए और हम जो है उस पर सेफ हो जाए। साथ में जो है उसमें एक हमें क्वेश्चन इंडिकेटर भी उसमें लगाना पड़ेगा कि भाई इस पे जरा ध्यान से जो है चढ़ते समय ध्यान रखना कि ये जो है इंफ्रिंजमेंट में है। ये 3 मीटर वो रेल लेवल पे हमें एक क्वेश्चन इंडिकेटर लगाना पड़ता है। ladder at the height of 3 meter above the rail level to be caution for स्टाफ को बताने के लिए कि भाई इसमें जो है इंफ्रिंजमेंट है। विजिबिलिटी ऑफ सिग्नल्स में 2 आपके क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन क्या है, यही इसी में दोनों क्वेश्चन है आपके। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नल एंड द मास्ट, ये आपका एसओडी का पार्ट भी है। डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नल एंड द मास्ट इन फ्रंट ऑफ इट शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 मीटर। सिग्नल और सिग्नल के सामने यदि कोई OHE मास्ट है वो 30 मीटर से कम पे नहीं होना चाहिए, मतलब उसका डिस्टेंस 30 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों में पूछ लेते हैं। पीछे आपका 10 मीटर से ज्यादा होना चाहिए और आगे जो है वो 30 मीटर। इसमें कई बार आगे और पीछे का कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा ये तो जैसे ड्रॉ करके 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो क्या कि आइडिया आ जाएगा कि इन फ्रंट जो है सिग्नल के फ्रंट मार्क जो है 20 मीटर नहीं होना चाहिए और पीछे जो है वो 10 मीटर तक नहीं होना चाहिए। पीछे वाले को 10 मीटर को हम जो है 3 मीटर तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसका रिड्यूस करने का तरीका है कि या तो OHE मास्ट एंकर्ड नहीं होना चाहिए या फिर जो है कॉन्टेक्ट वायर की स्टैगरिंग, जो मैंने स्टैगरिंग बताई थी 200 mm इधर से इधर, वो सिग्नल से दूर की तरफ जा रही हो। तो क्या होगा कि यदि कॉन्टेक्ट वायर की स्टैगरिंग आगे जा रही है तो उसमें क्या होगा कि वो जो वायर है उसके पीछे वाला जो वायर है वो सिग्नल से आपका दूर जाएगा और आपकी विजिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। तो यदि वो
पीछे वाला जो 10 मीटर का क्राइटेरिया है, आगे वाले 30 मीटर का कुछ नहीं कर सकते आप, पीछे वाला जो 10 मीटर का क्राइटेरिया है उसको 3 मीटर तक रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ओएचसी मास्ट एंकर्ड नहीं होना चाहिए पीछे, या फिर जो है जो ओएचसी मास्ट पीछे है वो एंकर्ड नहीं होना चाहिए, या फिर जो है कॉन्टैक्ट वायर जो है वो स्टेबलिंग अवे फ्रॉम द सिग्नल होना चाहिए। देखिए ये 10 मीटर और 30 मीटर वाला कॉन्सेप्ट आपको इसमें दिखा रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। आरी जब आपके सेक्शन में, यदि नॉन आरी सेक्शन है, आरी हो रहा है, तो आप नॉर्मली आपका तो सिग्नल खड़ा रहेगा, पहले आरी वाले बाद में अपने खंबे लगाने आएंगे, वो तो अपने हिसाब से लगाते चले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे सिग्नल के 30 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे तक कोई ओएचसी का खंबा नहीं आए, उनको अपने प्लान को अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना है, अदरवाइज आपको सिग्नल शिफ्ट करना पड़ जाएगा। इसमें भी आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें भी आपके जो है बन रहे हैं, इस शीट में भी, कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ ए ट्रैक टू द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द मास्ट इज नॉर्मली 2.5 मीटर। नॉर्मल इम्प्लांटेशन बोलते हैं इसको। जो ओएचसी मास्ट जो रहता है उसका जो है ट्रैक सेंटर से दूरी कितनी होती है, ये एग्जाम में आता है, तो 2.5 मीटर होती है। ओएचसी मास्ट का जो है नियरेस्ट पार्ट जो है वो ट्रैक सेंटर से 2.5 मीटर होता है। For the signal to be clear of the OHC and pantograph by 2 meter, कोई सिग्नल को जो है यदि OHC मास्ट और पेंटोग्राफ से 2 मीटर क्लियर रखना है, तो the near past of the signal post from the central line of the track shall be 2.844 मीटर। तो सिग्नल पोस्ट जो है उसका नियरेस्ट पार्ट जो है आरी में जो है वो आपका 2.844 मीटर होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। ये आपको इसमें शीट में दिख रहा है कि ओएचसी मास्ट 2.5 मीटर, सिग्नल 2.84 मीटर। यार किसी को बीच में यदि कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है फ्रीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी जो चल रहे हैं साथ में एसओडी के पार्ट भी हैं, एसओडी में भी यही चीजें लिखी हुई हैं, वही चीजें इसमें आपके लिए इसमें भी कि फर्स्ट परमिसिव सिग्नल जो होता है, परमिसिव सिग्नल बोला गया है, ध्यान रखिए, फर्स्ट परमिसिव सिग्नल की विजिबिलिटी जो है वो 400 मीटर होती है एंड ऑल अदर सिग्नल्स 200 मीटर होती है। विजिबिलिटी ऑफ ए सिग्नल कितनी होती है? फर्स्ट परमिसिव सिग्नल आपका जो है वो 400 मीटर का होगा एंड ऑल अदर सिग्नल्स आर 200 मीटर्स। मतलब कई बार क्या होता है कि जनरली हम बोल देते हैं कि डिस्टेंस सिग्नल 400 मीटर और स्टॉप सिग्नल बाकी सब सिग्नल जो है 200 मीटर। नहीं, फर्स्ट परमिसिव सिग्नल, अभी आपके जो है डबल डिस्टेंस की टेरिटरी है तो फर्स्ट तो आपका डिस्टेंस हो गया, आगे इनर डिस्टेंस भी है ना, तो फिर उसमें आदमी कंफ्यूज रहता है कि इनर डिस्टेंस की जो है उसकी कितनी होगी, तो इसके हिसाब से उसकी कितनी होनी चाहिए, वो भी तो परमिसिव सिग्नल है ना, उसकी 200 मीटर रहेगी फिर। है आपकी आवाज बराबर ऑटोमेटिक सेक्शन जो है सर, हाँ कौन से सिग्नल को फाइव परमिसिव सिग्नल मानेंगे? नहीं, ऑटोमेटिक सेक्शन तो आपका जो है वो सारे परमिसिव सिग्नल ही हो गए ना, वो तो मतलब एक्चुअली गाड़ी तो रुकेगी तो है नहीं कहीं करीब है। देखो जहाँ सिग्नल एस्पेक्ट एक दूसरे को रिपीट करते हैं पीछे, तो वहाँ तो वैसे ही आपकी जो है वो ये विजिबिलिटी जो है वो आपका क्राइटेरिया रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उसको जो है उसका जो कोई भी सिग्नल है जो अप्रोच सिग्नल करेगा, आगे अप्रोच करेगा, दैट इज आपको वो आपको ग्रो सिग्नल मानना, स्टॉप सिग्नल मानना पड़ेगा और उसका जस्ट पीछे वाला सिग्नल को आपको परमिसिव सिग्नल मानना पड़ेगा। तो आपका पीछे वाले सिग्नल की जो है वो 400 रहेगी एंड उससे अगले वाले सिग्नल की विजिबिलिटी आपकी 200 रहेगी।
ऐसा। नॉर्मली क्या है कि हर सिग्नल के लिए परमिसिव सिग्नल हो गया, ठीक है। तो आपको जो है ऑटोमेटिक सेक्शन में यदि आप मान के चलोगे तो आपको मिनिमम आपकी जो है वो 400 मीटर हो जाएगी। कैसे? आपका देखो, जो आप ऑटोमेटिक सिग्नल है, आपको ऑटोमेटिक सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? एक ऑटोमेटिक सिग्नल मेरा क्या है? देखो, ऑटोमेटिक सिग्नल जो है मेरा, एक्चुअली वो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिक सिग्नल मेरा वो एक ब्लॉक सेक्शन की तरह ही है, दो स्टेशनों के बीच का, है ना। तो इसका ओवरलैप भी 120 मीटर होता है ना आगे। तो उसमें जो है मेरा एक सिग्नल से मैं जब दूसरे सिग्नल के आगे जाता हूँ, दैट इज मतलब एक सिग्नल मेरा एक स्टेशन का होम सिग्नल हो गया, और दूसरा जो है मेरे एडवांस हो गया, और दूसरा अगला वाला सिग्नल जो है मेरे अगले स्टेशन का होम सिग्नल की तरह हो गया। मतलब उसमें जो ऑटोमेटिक जो हमारी सिग्नलिंग जो बनती है, वो मल्टीपल्स ऑफ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल जो है वो उनको कंबाइन करके मेरी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग बनती है। तो ऑटोमेटिक ईच ऑटोमेटिक सेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेशन की तरह काम करते हैं। तो इसलिए जो है उसमें जो तुम्हारी विजिबिलिटी रहेगी वो फर्स्ट परमिसिव सिग्नल के हिसाब से ही आएगी, आपको 400 मीटर आपको लेनी पड़ेगी इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। यस। अब इसमें देखिए कि RDSO recommended extra implantation of the mast in front of the signal for the following cases। तो इसमें जो है ये आपके SC में भी पीछे दिए हुए हैं, कुछ टेबल्स दी हुई हैं कि आपको विजिबिलिटी कितनी एक्स्ट्रा जो है आपकी होनी चाहिए। यदि टेंजेंट ट्रैक है तो 600 मीटर दिया हुआ है, विद रूट इंडिकेटर, विदाउट रूट इंडिकेटर, विदाउट रूट इंडिकेटर 1000 मीटर है, विद रूट इंडिकेटर 600 मीटर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यदि आपका टेंजेंट ट्रैक यदि स्टैगर्ड ट्रैक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या हमें उसको जो है सजेस्ट करना पड़ता है RE स्टाफ को, इलेक्ट्रिकल स्टाफ को, कि ये OHC मास्ट को जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो इस तरह से आपने देखा होगा, यदि SCM वगैरह पढ़ी है तो उसमें टेबल्स बनी हुई है अलग अलग, ठीक है ना। तो वो टेबल में कि मेरे OHC मास्ट का इम्प्लांटेशन कितनी दूरी पे जाऊंगा तो मेरा OHC मास्ट इतना पीछे हो जाना चाहिए, फिर इतना पीछे हो जाना चाहिए, इतना पीछे। तो एक कर्व टाइप का जो है इस तरह से बनता है ताकि मेरा सिग्नल जो है उसकी विजिबिलिटी मेरी इंक्रीज हो जाए, मेरे को इतनी दूरी से मेरा सिग्नल दिख जाए। यदि मुझे 600 मीटर पे से देखना है तो मेरे को OHC मास्ट का जो है वो इम्प्लांटेशन इतना दूर करना पड़ेगा, पहले जैसे 3.25 है, फिर 3.50 है, फिर 3.75 है, ऐसे ऐसे मुझे पीछे पीछे करने पड़ेंगे ताकि मेरे को जो है स्टेट जो है वो दिखे। ये इतना कोई याद रख नहीं पाता है नॉर्मली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए जैसे ये बनाया है कि आपको यदि ये सिग्नल यहाँ से मुझे नॉर्मली आपका OHC कितनी दूर पे प्लांट होता है 2.50 पे, ठीक है। अब मुझे यदि उसकी सिग्नल मेरा कितने पे होता है 2.844 पे, तो अब मुझे यदि 2.5 पे मैं सारा करता चला जाऊंगा तो मेरे तो OHC मास्ट बीच में आ जाएंगे, सिग्नल इधर चला जाएगा, मुझे दिखेगा कैसे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सिग्नल से आगे इतनी दूरी पर मुझे उसको जो है इस तरह से करना पड़ेगा। यदि मुझे विजिबिलिटी 600 मीटर पे लेनी है तो मुझे OHC मास्ट को इतना दूरी पर कराना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कि भाई मेरे को तो आप अपने जो है OHC इम्प्लांटेशन इतनी दूरी पे करिए ताकि जो है मुझे विजिबिलिटी 600 मीटर मिल जाए। तो इसमें ये है कि आपका पहला जो है वो 3.25 का है, दूसरा है 3.10 का है, तीसरा 3.05 का है, चौथा 2.90 पे, फिर 2.75 पे, फिर 2.5। तो ये इतने मास्ट आपके इस तरह से आएंगे तो मुझे टोटल जो है मुझे 600 मीटर का डिस्टेंस मिल जाएगा विजिबिलिटी। ये अलग अलग तरह का दे रखा है विद रूट इंडिकेटर। रूट इंडिकेटर के लिए कैसे आएगा, विदाउट रूट इंडिकेटर के लिए OHC इम्प्लांटेशन का कैसे आएगा। देखिए ये फिर वापस आपका वही आ गया, ये रेड वाला कितना इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार रिपीट होगा ये 3.65 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है हाइट जो है आपकी सिग्नल का मैंने बताया था कि विदाउट रूट कोई भी सिग्नल 5.2 मीटर से रेल लेवल से हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो है नॉर्मल जो OHC होती है, नॉर्मल OHC में हम सिग्नल की हाइट मैक्सिमम 5.2 मीटर रखते हैं। तो विद एक क्वेश्चन यही आता है कि इन normal OHC section height of signal should not be more than
तो कितना हो गया 5.2 मीटर। अब इसमें पहले हम आरई सेक्शन बोलते थे, अब मैंने बोला विद नॉर्मल ओएचसी। ऐसा क्यों बोला, तो बता सकता है? अब मेरे पास ओएचसी भी दो तरह की हो गई है, एक तो नॉर्मल ओएचसी है और एक क्या है, आप लोगों के किसी के सेक्शन में होगी ना, हाई रेंज है ना, डबल डेकर चलती है नहीं, हाई रेंज ओएचसी भी हो गई। हाई रेंज ओएचसी इससे भी ऊपर चली गई है, तो उसमें मेरे को सिग्नल पोस्ट की हाइट का कोई इशू रहा ही नहीं है। हम इसमें जो 5.2 मीटर बोलते हैं, तो विद नॉर्मल ओएचसी, मतलब नॉर्मल ओएचसी के साथ में मेरी सिग्नल की हाइट जो है 5.2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। No mast shall be provided at least 3 span in front of the signal. सिग्नल के 3 स्पैन के आगे जो है वो कोई मास्ट जो है वो नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। सर जो अपने लाइव कंडक्टर से जो 2 मीटर डिस्टेंस बताई आपने, उसके बाद उसको अंदर लाके मतलब कम रहता है तो नेट लगाना पड़ता है। हाँ मैश, लेकिन उसको मिनिमम कितने तो इससे कम नहीं होना चाहिए। भाई बताया ना मैंने, 200 mm का जो आपका फ्लैशिंग जोन, आर्किंग जोन और फ्लैशिंग जोन होता है। फ्लैशिंग जोन 200 mm के अंदर, तो आपको वैसे तो आपको 2 मीटर के अंदर ही नहीं आना है। जी सर, ठीक है, 2 मीटर के अंदर ही नहीं है। जितना उसके 2 मीटर के जितना नजदीक जाते जाओगे, जैसे आपने भूकंप का रिक्टर स्केल पढ़ा है, क्या होता है भूकंप में, एक भूकंप आता है कि 4.1 का आया, फिर आया 5.1 का आया, 5 का आया, फिर आया 6 का आया। ठीक है, तो 4 से ज्यादा 5 होगा, 5 से ज्यादा 6 होगा, 6 से ज्यादा 7 होगा। ठीक है, मतलब 6 से 7 जाएंगे तो उसकी ग्रेविटी डबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आगे जब 7 से हम 7.1 पे जाएंगे तो 7 से डबल हो जाएगी, 7.1 से 7.2 पे जाएंगे, वहां जब पॉइंट में भी बढ़ेगा लेकिन ग्रेविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ऐसे ही जो 2 मीटर का जो एरिया है, उस 2 मीटर के एरिया के जितने आप अंदर चलते जाओगे उतनी ही उसकी ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक कांस्टेंट रेशो में नहीं होता है, उसके मतलब उतना ही उसका जो है इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। हल्का सा आगे तुम जो है 1 सेंटीमीटर भी आगे बढ़ोगे तो 1 सेंटीमीटर पहले जितना इफेक्ट था उससे डबल इफेक्ट हो सकता है, और उससे 1 सेंटीमीटर और आगे जाओगे तो हो सकता है उससे 4 गुना ज्यादा इफेक्ट आए। और जब 200 mm पे पहुंच जाओगे तो पहुंचने लायक नहीं बचोगे, फिर तो जो है स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, 200 mm पे तो आप उसको फ्लैशिंग जोन बोलते हैं, 200 mm के अंदर तो आते वो खुद ही पकड़ लेगा आपको, वहां तक जाने की जरूरत नहीं उसके आगे। ठीक है सर। तो आपको क्या होता है कि जो बड़े यार्ड रहते हैं, कंजेस्टेड यार्ड रहते हैं, वहां पर हमें 2 मीटर वाला क्राइटेरिया जो है वो जल्दी से थोड़ा कई जगह पे नहीं मिल पाता है। इसके लिए उनके लिए ही हमने मैश का प्रोविजन रखा हुआ है। बाकी तो कोशिश हर जगह, छोटे यार्ड में तो इतनी जगह उतना होता है। हम क्या करते हैं कि हमने सिग्नल पहले खड़ा कर दिया, सिग्नल नॉर्मली यार्ड तो पहले से इनफ्लो रहता ही है। वो एक चीज वाले क्या करते हैं, ये बाद में आते हैं आरी करने के लिए, तो उस समय पे हमें ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन ना आए। यदि फिर भी आ गई तो हमें फिर सिग्नल को अपने को कोशिश ये करना चाहिए कि यदि हम शिफ्ट कर सकते हैं तो 2 मीटर के बाहर शिफ्ट कर लें। हम ऐसे खाली उसको शिफ्टिंग से बचाने के लिए, अपनी मेहनत बचाने के लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट ना करें कि हमें मैश लगा के और उसको हमें अर्थिंग करके रखना पड़े, क्योंकि आपकी अर्थिंग हमेशा रिलायबल नहीं रहती है। ओवर द पीरियड अर्थिंग डेटोरेट होती है, कोलिजन आता है, वायर भी कई बार कटता है, ये करता है, तो वो किसी न किसी के लिए जो है वो नुकसानदायक होगी। कभी मान लो सिग्नल आपका टिल्ट हुआ, कुछ हुआ, वो 2 मीटर आपने तो स्टार्टिंग में आपका लगा कि 1.9 मीटर पे है, ठीक है, वाइब्रेशन से सिग्नल भी तो कई बार टेढ़े होते हैं, लोकेशन टेढ़े होते हैं ना, तो वो और ज्यादा थोड़ा सा उसके अंदर चला गया, ये हो गया, तो आपको किसी दिन आपके किसी बंदे के जो है वो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो नॉर्मली कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना आए।
और यदि हमने ये लगाया है तो उसको फिर हमें टाइम टू टाइम उसको हमें देखते भी रहना चाहिए कि कितना उसका डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है? सेमाफोर तो रहा नहीं, इसलिए हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी। अभी क्या चीजें काफी बची हुई हैं और टाइम बड़ा फास्ट रन कर रहा है, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन की तरफ भागे। देखो ये आपका क्वेश्चन बनता है इसमें वही कि नॉर्मली आपका जो सिग्नल है आपको सारा अर्थ करने हैं, लोकेशन भी अर्थ करने हैं, और उसका जो है आपको आपके ग्लोब सर्किट हैं वो भी आपको अर्थ करने हैं, आपके सिग्नलिंग इक्विपमेंट सारे अर्थ करने हैं, तो उसका अर्थ रेजिस्टेंस जो है कितना होना चाहिए, जो आप आर के उसमें करते हैं वो 10 ओम होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह हैं जैसे एक्सेल काउंटर है, आईपीएस है, डाटा लॉगर है, वो जो है आपके जो है वो आपको लेस देन 1 ओम पे अगर रखना है। फिर ईआई है, ठीक है ना, डिजिटल एक्सेल काउंटर है, तो ये सारे के सारे जो है जिसमें आपके कार्ड्स यूज होते हैं वो आपका अर्थ जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन है। एक सेकंड जरा ऊपर से नीचे करना है बस। अच्छा, एक अब ये एक है, ये क्वेश्चन आता है जनरली कोई अच्छा यदि एग्जाम सेटर रहेगा तो वो ये क्वेश्चन बता देते। नॉर्मली आपको बता सकते हो कि दो अर्थ के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, आप लोग बता सकते हो? ये तो सिग्नल और टेलीकॉम दोनों ही जो है अर्थ मेंटेन करते ही हैं। अब मैं 3 मीटर तो होनी चाहिए। कोई क्राइटेरिया इसका? क्यों 3 ही मीटर क्यों है, 4 या 5 क्यों नहीं, या 2 क्यों नहीं? देखो 3 मीटर यहाँ से आया है कि जो आपकी जो अर्थ की जो रोड होती है उसकी लंबाई 3 मीटर होती है, ठीक है। यानी आप जो इलेक्ट्रोड है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रोड जो आप यूज कर रहे हो, जो आप नीचे डाल रहे हो, वो जमीन में जितना नीचे डालोगे उसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई उतनी दूरी तक आपका कोई दूसरा अर्थ नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली हम 3 मीटर की जो है रोड यूज करते हैं, इसलिए एक अर्थ से दूसरे अर्थ का जो है डिस्टेंस जो है वो हम 3 मीटर लेते हैं कि दूसरा अर्थ जो है एटलीस्ट 3 मीटर दूरी पे हो। अब यदि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यदि कोई आपके पास में इलेक्ट्रिकल अर्थ है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कोई अर्थ है, तो उससे हमें कितनी दूरी पर जो है हमें अपना जो है कितनी दूरी पर लेना चाहिए, तो जो है एटलीस्ट 20 मीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई अर्थ है तो उसके अर्थ से हमें अपना अर्थ 20 मीटर की दूरी पर लेना है एटलीस्ट, कम से कम। ये सब इसलिए होता है, एक्चुअली क्या है कि उसमें करंट ज़्यादा जो है ड्रेन करता है वो, तो उसके इफेक्ट जो, क्योंकि अर्थ इज आल्सो ए गुड कंडक्टर, तो उसके जो है इफेक्ट आपके अर्थिंग के जरिए आपके इक्विपमेंट पे भी आ सकते हैं। देखो जितना अर्थ जो है दो धारी तलवार है, अर्थ आपके इक्विपमेंट को सेव भी करता है और अर्थ आपको नुकसान भी पहुंचाता है, दोनों चीजें हैं। यदि अर्थ प्रॉपर है तो वो आपको फायदा करेगा, और यदि अर्थ आपने लगा दिया लेकिन वो प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है तो वो आपके इक्विपमेंट को हार्म भी करेगा। इसलिए अर्थिंग का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। देखिए जो आप
3 मीटर की बात कर रहे थे ना, 3 मीटर दूरी पे होनी चाहिए। देखिए आप जीआई पे अर्थ जो आप यूज कर रहे हो, कॉपर रोड ये हो, इसकी लेंथ कितनी है, 2.5 से 3.5 मीटर, नॉर्मली 3 मीटर की रहती है। इसीलिए जो है इंटर सिग्नल जो मतलब थोड़ा ऊपर हिस्सा रह जाता है, बाकी जो जमीन में जाता है वो 3 मीटर के करीब जाता है। तो इसलिए जो है उसका इंटर अर्थ डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर का जो है वो बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन एक है कि आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर ईच कोर सेल नॉट बी लेस देन 5 मेगा ओम्स पर किलोमीटर। ये क्या है कि ये आपका सर्किट चलाने के लिए ठीक है, ओके, लेकिन ये कोई डाटा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको जो है कोई जरूरी थोड़ी है 5 ही मेगा ओम जो है मेरे पास, मेरा 1 मेगा ओम पे भी चल जाएगा मेरा, कई बार तो 50 के पे भी चल जाता है, और कई बार जो है मेरा 10 मेगा ओम पे भी नहीं चलता है। तो डिपेंड करता है कि आपका सर्किट किस तरह का है और उसमें करंट कितना जो है वो आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब लेइंग ऑफ सिग्नलिंग केबल्स इन 25 kV RE, आपका केबल का लेइंग कैसे करना है। तो केबल के लेइंग में, इसमें लेइंग ऑफ केबल में 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। मैं वो आपको दोनों, बाकी सब चीज़ें तो आप जानते होंगे, तो 2-3 क्वेश्चन ही मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक तो ये है कि जैसे कि आप पैरेलल टू ट्रैक है, सिग्नलिंग केबल तो 0.8 मीटर पे डालते हैं, है ना, नॉर्मली टेलीकॉम वाले 1.2 भी ले लेते हैं, मतलब मिनिमम आपका जो है पैरेलल टू ट्रैक 0.8 मीटर होना चाहिए। एंड अक्रॉस द ट्रैक यदि मतलब ट्रैक क्रॉसिंग कर रहे हो तो आपका 1 मीटर डेप्थ पे जाना है, ठीक है। रोड की एरिया है तो 0.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और टेल केबल है वो 0.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपकी डेप्थ ऑफ केबल ट्रेंच होगी। विड्थ ऑफ द ट्रेंच, ट्रेंच की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 0.46 मीटर होनी चाहिए। ये एग्जाम में आपके नॉर्मली आते हैं कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इसी शीट का है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि यदि इफ डेप्थ ऑफ द केबल इज लेस देन 0.5 मीटर फ्रॉम द OHE mast, shall be greater than equal to 1 मीटर। यदि केबल की डेप्थ 0.5 मीटर से कम या 0.5 मीटर के बराबर है तो वो OHE mast से 1 मीटर से ज्यादा दूरी पर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में कि OHE mast के पास में सिग्नल की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। यदि OHE mast से 1 मीटर के अंदर यदि कोई केबल आ गया, ये देखिए, इफ डेप्थ ऑफ द केबल इज 0.5 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम OHE mast shall be greater than 1 मीटर। यदि 0.5 मीटर से कम डेप्थ है तो वो 1 मीटर से दूरी पर होना चाहिए। डेप्थ ऑफ द केबल इज ग्रेटर देन 0.5 मीटर, यदि 0.5 मीटर से ज्यादा है तो डिस्टेंस फ्रॉम OHE mast shall be greater than or equal to 3 मीटर, 3 मीटर से दूर होना चाहिए। अब इसमें आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आना चाहिए, आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए कि यदि मेरी केबल ऊपर है तो हम 1 मीटर तक जा पा रहे हैं। यदि मेरी केबल 0.5 मीटर से ज़्यादा मेरी डेप्थ है, नीचे जा रहा हूँ मैं, और तो फिर मैं 3 मीटर तक मुझे जाना पड़ेगा, और दूर जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई?
यदि OHC मास्ट के मैं नजदीक से केबल जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, तो मुझे केबल को ऊपर लाना पड़ेगा, 0.5 मीटर से कम डेप्थ लेनी पड़ेगी यदि 1 मीटर के पास से निकाल रहा हूँ। और यदि मैं उसको 1 मीटर की डेप्थ पे लेके जा रहा हूँ तो मुझे उसके 3 मीटर दूर पे जाना पड़ेगा। ये इसका बोलने का मतलब ये है। ऐसा क्यों? वही अर्थिंग वाला टॉपिक है क्या? बिल्कुल, उसमें यही है कि जो आपका OHC मास्ट है, जमीन में जितना नीचे जो है वो रहता है, नीचे उतना, क्योंकि करंट ड्रेन कर जो रिटर्न करंट आएगा वो OHC मास्ट से अर्थ में जाएगा, तो जितना नीचे आप जाओगे उतना ही करंट ड्रेन जो है वो नीचे इफेक्ट करेगा, ज्यादा करेगा। तो आपको यदि OHC मास्ट यदि पैरेलल में रास्ता नहीं मिलता है और OHC मास्ट के बाजू में से केबल लिंक करनी है तो आपको 0.5 मीटर से ऊपर आना पड़ेगा उसके पास में, ठीक है। और यदि आप डेप्थ प्रॉपर रख रहे हो तो OHC मास्ट से 3 मीटर दूरी पे होना चाहिए, कम से कम 3 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। और यदि 3 मीटर का डेप्थ नहीं मिलता है, डिस्टेंस नहीं मिलता है, तो आपको कंक्रीट या HDPE पाइप में आपको जो है 3 मीटर तक, OHC मास्ट के दोनों तरफ 3 मीटर तक आपको वो केबल ले जानी है। उसको आइदर HDPE पाइप में ले जाना है या कंक्रीट करना पड़ेगा। ये ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ये देखिए इसमें फिगर में बताया हुआ है कि यदि मेरी देखो डेप्थ कम है, ये OHC मास्ट है, तो मैं जो है इसको 0.5 मीटर पर मतलब लेके जाऊंगा। और यदि डेप्थ में इससे ज्यादा बढ़ा दिया, मैंने गहरी नाली कर दिया है, तो मुझे 3 मीटर दूरी पे जाना पड़ेगा। और साथ में जो है ये 3 मीटर से कम है हो रहा है, तो मुझे ये पाइप डालना पड़ेगा दोनों तरफ 3-3 मीटर दूरी तक। इसमें यही जो ये 2 सीट हैं, यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। आगे में इसमें यही इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप TSS के नजदीक कोई आपका TSS है, उसके नजदीक आप केबल लिंक कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी मेटेलिक स्ट्रक्चर है उससे आपको एटलीस्ट 1 मीटर दूरी पर आपकी केबल डालनी है, एटलीस्ट 1 मीटर दूरी पर। और यदि आपको कोशिश तो यही करनी है कि जिस साइड पे TSS है आपको उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप अपनी केबल डालें। और दूसरा, वो केबल आपके जो है TSS से दोनों तरफ 300 मीटर के डिस्टेंस पर आपको कंक्रीट चैनल में रखो या पाइप में रखो, उसको आपको 300 मीटर तक प्रोटेक्ट करना है ऑन द आइदर साइड ऑफ TSS। ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि TSS पे आपको केबल डालनी है, TSS पे तो आपको जो है 1 मीटर अवे फ्रॉम एनी मेटेलिक स्ट्रक्चर रखना है, और ये उसका अर्थ है तो उसके अर्थ से भी 1 मीटर दूर होना चाहिए। और या कोशिश ये करनी चाहिए कि अदर साइड में करें, और फिर भी ये जो है आप दोनों तरफ TSS के दोनों तरफ 300 मीटर तक आप अपनी केबल जो है वो आपको कंक्रीट चैनल्स और पाइप्स में डालना है। ये देखिए बताया हुआ है कैसे आपको डालना है। ये आपको 300 मीटर तक TSS के दोनों तरफ आपको पाइप में डालना है एरिया में। अब आपका FP SP SSP आ गया बीच में, तो ये 1 मीटर वाला कॉन्सेप्ट तो सबके लिए लागू रहेगा। उसका कोई भी मेटेलिक उसका इलेक्ट्रिक का कोई भी अर्थ आ गया या कोई मेटेलिक उसकी बॉडी आ गई, उसकी कुछ है, तो अर्थ से कनेक्टेड जो बॉडी है उससे आपको 1 मीटर दूरी पर रहना ही रहना है। और केबल शेड बी लेड एटलीस्ट 5 मीटर अवे फ्रॉम स्विचिंग स्टेशन ऑफ अर्थ। स्विचिंग स्टेशन में, क्योंकि स्विचिंग स्टेशन जो है वो आपके कई SSPs को फीड करता है, और हर एक का जो है टोटल करंट जो है उसके पास में आके जो है काफी बढ़ जाता है। इसलिए जो है उसके लिए बोला गया है कि एटलीस्ट उसके अर्थ से तो आपको 5 मीटर दूरी पे रहना है। अच्छा, आपके पास में यदि आप आरई एरिया में सिग्नलिंग केबल, टेलीकॉम केबल, LTE केबल, HT केबल, जो भी केबल आप डाल रहे हो, तो उनको आपको उनकी आर्मरी को जो है वो जो केबल डालते हो दोनों एंड से अर्थ करना जरूरी है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि मैंने एक एंड से अर्थ कर दिया और बस मेरा काम खत्म हो गया। मुझे दोनों एंड से इसका जहाँ से फंक्शन चल रहा है वहां पे इधर भी आपको उसको अर्थ करना जरूरी है।
और इसमें हम सबसे बड़ी एक चीज होती है जिसमें हम टेलीकॉम वाले भी बहुत परेशान होते हैं और कई बार सिग्नल वाले भी परेशान होते हैं कि जैसे मान लो मैंने ब्लॉक सेक्शन में मैंने नॉर्मली ब्लॉक सेक्शन में ज्यादा दिक्कत आती है कि कोई क्वेड केबल है मेरी ब्लॉक चल रहा है जिसपे एक्सेस काउंटर चल रहा है, डिजिटल एक्सेस काउंटर चल रहा है, केबल कट गई मेरी, मैंने टेम्परेरी जॉइंट मार दिया, आरई सेक्शन है, ठीक है, जॉइंट तो मैंने मार दिया, आर्मरी को बराबर किया नहीं, ठीक है, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिक पावर या कुछ ऐसा आ गया तो एक्सेस काउंटर फेल, ब्लॉक फेल, फिर ढूंढते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। चेक हम क्या करेंगे कि दोनों एंड पे मेरे तो इधर भी अर्थिंग, और उसकी अर्थ की वैल्यू मेजर कर लोगे वो भी बराबर है, दूसरे एंड पे अर्थ की वैल्यू मेजर कर लोगे वो भी बराबर है, मेरे तो अर्थ भी बराबर है, मेरा सब कुछ बराबर है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन आती है, इलेक्ट्रिक पावर आता है, कुछ ऐसा आता है तो मेरा ब्लॉक फेल हो जाता है, मेरा एक्सेल काउंटर फेल हो जाता है, होता है किसी सेक्शन में ऐसे इतना सेपरेशन होना चाहिए, कम से कम इतना सेपरेशन होना चाहिए। हाँ तो 10 सेंटीमीटर दोनों सेम ही है, लगभग सेम है, 10 सेंटीमीटर तो होता है इतना। कहाँ खत्म हो गई क्या क्लास? 10 सेंटीमीटर इतना होता है। देखो ये टिपिकल फेलियर होते हैं इस तरह से, जैसे जिसके कोई काम चल रहा है मल्टीपल फेलियर हो गए, कई बार हमने केबल ऐसे ही ज्वाइन करके हम रिकनेक्शन दे देते हैं और उसमें फिर आर्मरी थ्रू नहीं करते हैं, आर्मरी थ्रू नहीं करोगे तो आपका जो है जो बीच में जो इंड्यूस करंट बनेगा वो क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर और वो आपको हमिंग पैदा करेगा आपके सर्किट में, और आपके जो सेमीकंडक्टर सर्किट्स होते हैं, कार्ड वाले सर्किट होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो आपको आपके ब्लॉक और एक्सेल काउंटर को चलने नहीं देंगे। इसलिए जब भी केबल कोई कटती है तो उसको प्रॉपर आपको जो है उसको कनेक्शन करना है और उसकी आर्मरी को भी कनेक्ट करना है, उसको भी आपको इंटेक्ट करके छोड़ना है बराबर। यदि आप वो नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर में आपको फेलियर देगा और ऐसा फेलियर देगा जो आपको आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे, निकाल भी नहीं पाएंगे, बार बार फेल। यार पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, अब जितना बता दिया मैंने उसमें से जो भी ग्रैब्स कर लो आप लोग तो ठीक है आप लोगों के लिए। ये बाकी जो ये है मैं अब कोई ग्रुप को वगैरह बना रखा है तो मैं इसमें शेयर कर देता हूँ, इसमें से देख लीजिएगा, है ना, इसमें आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो आप इसमें से लगा लीजिएगा, ठीक है, या कैरी आउट करें आगे, क्योंकि मेरे को भी अभी एक और मीटिंग में जाना है, आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो ग्रुप में डलवा दीजिए सर, है ना। ये इसमें सुनील ने शायद कोई ग्रुप बना रखा है क्या? हाँ हाँ बना रखा है। हाँ तो अभी एक और मेरे पास में बुक थी वैसे एसओडी वाली जो है, कुछ इसके एसओडी तो ले लिए मैंने, कुछ अलग थी तो वो भी मैं उसमें ग्रुप में डलवा देता हूँ, स्लाइड्स हैं वो भी, तो उसमें से भी आप देख लीजिएगा, जो भी मतलब ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं उन पर नजर मार लीजिएगा, क्योंकि टाइम का लिमिटेशंस है और मुझे अभी थोड़ा सा बाहर जाना है, तो नहीं तो मैं तो आधा घंटा पूरा घंटा एक्स्ट्रा भी ले लेता, कोई लेकिन कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ। अरे बहुत फायदा हुआ सर, ये नहीं मैं तो मेरी कोशिश बहुत अच्छा पढ़ाया, कोशिश तो करता हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम मिला नहीं, कॉलेज में टेस्टिंग में बिजी था, जस्ट आया था और आधे घंटे में मुझे जो है तैयार होना पड़ा लेक्चर के लिए, और जो भी मटेरियल है मैं शेयर कर दूंगा, है ना, और मैं मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए, कभी इसमें तीनों चैप्टर में यदि किसी को कोई डाउट है, किसी को वो पढ़ के भी कोई डाउट आता है तो वो मेरे से बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है, आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए जैसे।